हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हमारा जो नया एक्ट है वो है द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये क्या है, एक सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है। सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन। अब देखिए, एक एम्प्लॉय की सबसे बड़ी चिंता क्या होती है कि कल को वो रिटायर होएगा तो उसे क्या मिलेगा, उसकी सोशल सिक्योरिटी क्या है। ठीक है, उसके अलावा कल को कोई एक्सीडेंट हो जाता है, सिकनेस हो जाती है या डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उस समय क्या सोशल सिक्योरिटी है, ठीक है नहीं। अब इंश्योरेंस के लिए तो क्या है, अगर यानी एक्सीडेंट हो जाता है तो उस समय क्या है, नॉर्मल ईएसआई, ठीक है, इलाज वगैरह, सिकनेस हो गई, ठीक है, या कुछ बीमारी हो गई, इंजरी हो गई, तो उसके लिए ईएसआई है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। अब कल को रिटायर होना है तो पैसा चाहिए, ठीक है, ज़िंदगी गुजारनी है, अच्छे से सारी ज़िंदगी मेहनत की है, तो उसके लिए क्या है कि यहाँ पे एक प्रोविडेंट फंड का प्रोविज़न दिया गया है। प्रोविडेंट फंड ये एक फंड है, ठीक है, प्रोविडेंट फंड है जहाँ पे क्या है कि पैसा इकट्ठा होता जाता है। एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, दोनों का कंट्रीब्यूशन मिलके क्या है, कहाँ चला जाता है, प्रोविडेंट फंड में। और जब बंदा रिटायर होगा तो उसे वो पैसा मिल जाता है, रिटायर हो गया या सुपर एनुएशन हो गई, ठीक है, वो पैसा मिल जाता है। अब डेथ वगैरह हो जाती है, ठीक है, तो क्या है कि जो पैसा है वो घर वालों को मिल जाता है, यानी लीगल एयर्स है, नॉमिनी है, उनको पैसा मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे क्या है कि इस एक्ट के तहत खाली ये नहीं कि प्रोविडेंट फंड का ही एक प्रावधान है, इसमें क्या है कि पेंशन फंड भी है। यहाँ पे क्या है कि पेंशन फंड भी है। अब जो भी एम्प्लॉयर जो है कंट्रीब्यूट करता है प्रोविडेंट फंड में, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो भी होगा उसमें से 8.33%, 8.33 यानी 8.33% जो है, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, वो किस में ट्रांसफर हो जाता है, पेंशन फंड में। अब पेंशन कब मिलती है, जो बंदा क्या है रिटायर होता है तो उसके बाद वो पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है, ठीक है, रिटायरमेंट के बाद वो पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या है कि एक इंश्योरेंस स्कीम भी है। इंश्योरेंस स्कीम किस लिए है कि कल एम्प्लॉय की कल को डेथ हो जाती है तो घर वाले क्या हैं, उनको एक सोशल सिक्योरिटी मिले, क्या है कि उनको एक पेमेंट उनको मिल जाए। तो यहाँ पे इस एक्ट के तहत 3 प्रोविजंस हैं, 3 प्रकार की स्कीम्स का जिक्र किया गया है। एक क्या है, प्रोविडेंट फंड है, दूसरा पेंशन फंड है और तीसरा इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है, प्रोविडेंट फंड और पेंशन का, और तीसरा क्या है, इंश्योरेंस का। तो देखने में लगता है एक्ट के नाम से कि खाली क्या इसमें प्रोविडेंट फंड की बात की गई होगी, बट ऐसा नहीं है। प्रोविडेंट फंड भी है, पेंशन भी है और साथ में इंश्योरेंस भी है। तो 3 प्रकार की स्कीम्स इस छोटे से कानून में क्या है, कवर की गई हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्ट का नाम द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आपको याद रखनी है, ये क्या है, एक सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है, सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन, ठीक है। ईपी मैं सीधा एक्ट का नाम बोल दूंगा, ठीक है, पूरा एक्ट है तो एक्ट का नाम बोलने की बजाय मैं बोल दूंगा एक्ट, ये वाला दिस एक्ट, ठीक है। तो ये क्या है कि एक्ट जो है एक सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन है टू प्रोवाइड फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड एंड डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड। तो इस एक्ट के तहत 3 प्रकार के फंड का गठन किया जाता है। एक प्रोविडेंट फंड है, पेंशन फंड है और एक क्या है, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड, ठीक है, फॉर एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टैब्लिशमेंट। जो एम्प्लॉयज़ क्या है फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं या अदर एस्टैब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं, तो उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए 3 प्रकार के फंड कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं। एक एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज़ पेंशन फंड और एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस फंड। द एक्ट एम्स एट प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी and timely monetary assistance to the industrial employees and their families when they are in distress। ठीक है, अब बंदा रिटायर होगा, ठीक है, या जॉब छूट जाती है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, तो उसको पेंशन मिलती है मान लीजिए, ठीक है, और क्या है कि साथ में इंश्योरेंस है, डेथ वगैरह हो जाती है, ठीक है, साथ में क्या है आपका प्रोविडेंट फंड, जिसको आप क्या है कि विड्रॉ भी कर सकते हैं, कुछ एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो विड्रॉल भी 2 तरह का होता है, एक क्या है कि आपको जो रिफंडेबल होता है, एक नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। कुछ केसेस में जो आपने पैसा लिया है वो आपको रिफंड करना होता है, दोबारा जमा करवाना होता है, कुछ केसेस में आपको दोबारा जमा करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। द फॉलोइंग 3 स्कीम्स हैव बीन फ्रेम्ड, जैसे मैं बताया इस एक्ट में 3 प्रकार की स्कीम्स कवर की गई हैं। एक एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम्स 1952 और दूसरा एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995 और द एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976। तो 3 प्रकार की स्कीम्स इस एक्ट के तहत कवर है। पहली द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम्स, ठीक है, 1952, दूसरा पेंशन स्कीम है 1995, तीसरा डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976। तो 3 प्रकार की स्कीम्स आपको याद रखना है, इस कानून के तहत कवर है। कल को एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए जी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 के तहत कौन कौन सी स्कीम्स कवर्ड हैं। तो पहली कौन सी है, ठीक है, प्रोविडेंट फंड स्कीम्स, और सेकंड कौन सी है, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम,
और तीसरी कौन सी है, पेंशन स्कीम। तो 3 प्रकार की क्या है स्कीम्स इसमें कवर्ड है। तो कहते हैं कि जो तीनों जो स्कीमें हैं ये एम्प्लॉयज़ को काफ़ी सिग्निफिकेंट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देती हैं ऑन वर्कर्स एंड देयर डिपेंडेंट्स। These schemes taken together provide to employees an old age and survivorship benefit। ओल्ड एज मतलब बंदा जब तक जिएगा पेंशन मिलती रहेगी, ठीक है। तो सर्वाइवरशिप मतलब अगर डेथ हो जाती है तो उसके जो डिपेंडेंट्स हैं, ठीक है, उनको बेनिफिट मिलता है। पेंशन्स हैं जैसे मतलब विडो पेंशन है, ठीक है, बच्चा छोटा है तो उसको पेंशन मिलती है, ठीक है। ए लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी टू एम्प्लॉय एंड आफ्टर हिज डेथ टू हिज फैमिली मेम्बर्स एंड टाइमली एडवांसेस इंक्लूडिंग एडवांसेस ड्यूरिंग सिकनेस। जैसे अब प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करवाया होता है, प्रोविडेंट फंड में जो पैसा जमा हुआ हुआ है, अब मान लीजिए एम्प्लॉय कल को बीमार होता है या उसको घर की कंस्ट्रक्शन करनी है, पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, तो क्या है कि आप पैसा प्रोविडेंट फंड से विड्रॉ कर सकते हैं कुछ एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस में, ठीक है ना। एंड फॉर द परचेज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ड्वेलिंग हाउस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मेंबरशिप। जब आप प्रोविडेंट फंड के मेंबर हैं तो आपको घर की मरम्मत करवानी है, ठीक है, घर बनाना है, कंस्ट्रक्शन करनी है, तो पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो एक्ट है वो एप्लीकेबल होता है उन एम्प्लॉयज़ के ऊपर जिनकी तनख्वाह कितनी है, 15,000 तक है। तो जिस व्यक्ति की तनख्वाह, जिस एम्प्लॉय की तनख्वाह 15,000 एक्सीड कर जाती है, जिस एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो 15,000 क्रॉस कर जाती है, उस एम्प्लॉय पे ये एक्ट लागू नहीं होता, वो एम्प्लॉय कवर्ड नहीं होता इस एक्ट के तहत। और ये एक्ट पूरे इंडिया में लागू है, एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। अब कहते हैं द टर्म पे, ये हम पढ़ेंगे आगे जाके, इंक्लूड्स बेसिक वेजेस प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंस अगर है तो, एंड द कैश वैल्यू ऑफ फूड कंसेशन, ठीक है। ये हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे कि वेजेस में क्या आता है, पे में क्या आता है, बेसिक वेजेस विद डीए, रिटेनिंग अलाउंस अगर है कोई, तो कैश वैल्यू ऑफ फूड कंसेशन वो भी इफ एनी है, ठीक है ना। तो अब तक क्या समझ आया, अब तक यही समझ आया कि एक तो क्या है, जो ये एक्ट है ये एक सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है, ठीक है, क्या है, एक सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है। इस एक्ट के तहत एक स्कीम नहीं है, 3 स्कीम्स हैं। एक क्या है, प्रोविडेंट फंड स्कीम है, ठीक है, और दूसरी क्या है, पेंशन स्कीम है, ठीक है, पेंशन स्कीम है, और तीसरी क्या है, इंश्योरेंस स्कीम। तो 3 प्रकार के जो स्कीम्स के बेनिफिट इस एक्ट के तहत प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। प्रोविडेंट फंड मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक तो प्रोविडेंट फंड हो गया, दूसरा पेंशन स्कीम है, ठीक है, तीसरा इंश्योरेंस स्कीम। तो 3 प्रकार की स्कीम्स क्या हैं इस एक्ट के अंदर कवर की गई हैं, और ये सभी क्या हैं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है एप्लीकेबिलिटी। अब ये एक्ट लागू कहाँ कहाँ होता है, कहते हैं पहले तो क्या है, कोई भी फैक्ट्री, ठीक है, कोई भी एस्टैब्लिशमेंट जो एक फैक्ट्री है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ की संख्या कितनी है, 20 या 20 से ज़्यादा। और दूसरा क्या है, कोई भी अन्य एस्टैब्लिशमेंट जहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और जिसको क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट स्पेसिफाई कर रखा है। और तीसरा क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी एक ऐसी एस्टैब्लिशमेंट जहाँ 20 से कम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, 20 से कम लोग काम कर रहे हैं, उसे नोटिफाई कर सकती है कि हाँ भी ये एस्टैब्लिशमेंट क्या है, कवर्ड होगी इस एक्ट में। बट जहाँ 20 से कम लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को 2 महीने का एटलीस्ट नोटिस देना पड़ेगा टू सच एस्टैब्लिशमेंट, ताकि उनको क्या है बात सुनी जा सके। और थर्ड है जहाँ पे सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जो है, ठीक है, सीपीएफ कमिश्नर, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है, अगर उसको ये लगता है कि एम्प्लॉयर ने परमिशन दे रखी है, ठीक है, और मेजोरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ अग्रीड कर जाते हैं कि हाँ इस एक्ट की प्रोविजंस उसकी एस्टैब्लिशमेंट पे लागू की जाए, तो जो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है वो बाय नोटिफिकेशन अप्लाई कर सकता है इस एक्ट को उस पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी कर सकता है, ठीक है। और एक बार एक्ट लागू हो गया तो कल को जहाँ पे जो 20 जहाँ पे एम्प्लॉई है वहाँ पे लागू होता है, तो कल को वो संख्या से नीचे चले जाते हैं एम्प्लॉयज़, तो एक्ट लागू रहेगा, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिए ये एक्ट लागू कहाँ कहाँ हुआ, बहुत सिंपल है, इसको याद करना। पहला तो है, ठीक है, तो पहले है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द लेजिस्लेशन, इसको ध्यान से समझिए, बहुत आसान है ये एप्लीकेबिलिटी, ठीक है, कि एक्ट लागू कहाँ कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, चलिए इसको यहाँ से बनाता हूँ मैं। तो पहला क्या है, ठीक है, एक तो क्या हो गया, फैक्ट्री, एवरी फैक्ट्री, ठीक है, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ की संख्या कितनी है, 20 या 20 से ज़्यादा। क्लियर है, कोई भी फैक्ट्री जहाँ पे क्या है कि एम्प्लॉयज़ की संख्या कितनी है, 20 या 20 से ज़्यादा।
और दूसरा केस कौन सा आ गया, दूसरा केस आ गया कोई भी एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, एवरी एस्टैब्लिशमेंट नोटिफाइड बाय सीजी वेयर जो एम्प्लॉयज हैं वो कितने, 20 या 20 से ज़्यादा। तो कोई भी एस्टैब्लिशमेंट जहाँ 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है, ठीक है। और थर्ड है ऐसी कोई भी एस्टैब्लिशमेंट, थर्ड क्या है, ऐसी कोई भी एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, जहाँ पे क्या है काम कितने लोग कर रहे हैं, एवरी एस्टैब्लिशमेंट नोटिफाइड बाय सीजी, ठीक है, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ कितने हैं 10 या 10 से ज़्यादा। पर ध्यान रखिए कि यहाँ पे क्या देना है, नोटिस, ठीक है, 2 मंथ्स नोटिस। लागू करने से पहले ऐसी किसी संस्था पे, ऐसी किसी एस्टेब्लिशमेंट पे, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, वो 2 महीने का नोटिस देगी, ठीक है, 2 महीने का नोटिस दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए उसके बाद लास्ट है, कहते हैं कि कोई ऐसी एस्टेब्लिशमेंट, कोई ऐसी एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, जो क्या है कि नोटिफाइड बाय द सीपीएफ है, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, सीपीएफ कमिश्नर, ठीक है, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है, जहां पे एम्प्लॉयर, जहां पे क्या एम्प्लॉयर प्लस मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉय कंसेंट देते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉय अपनी कंसेंट दे देते, ठीक है, तो वहां पे क्या है ये एक्ट लागू किया जा सकता है। और दोबारा समझिए एक बार क्या है, ठीक है। तो शुरुआत यहीं से हुई थी। पहली बात तो क्या है, टू एवरी एस्टेब्लिशमेंट विच इज ए फैक्ट्री जहाँ 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, इसको आप बना सकते हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। पहला है एवरी फैक्ट्री जहाँ पे क्या है 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, वहाँ ये ऑटोमेटिकली लागू हो जाएगा। और दूसरा क्या है, कोई भी एस्टैब्लिशमेंट जिसे नोटिफाई किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने और जहाँ एम्प्लॉयज़ की संख्या कितनी है, ठीक है, 20 या 20 से ज़्यादा, ठीक है, एम्प्लॉय की संख्या कितनी है 20 या 20 से ज़्यादा। और उसके बाद आता है कि कोई भी एस्टैब्लिशमेंट जो नोटिफाइड की गई है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, कोई भी एस्टैब्लिशमेंट जो नोटिफाइड की गई है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ पे एम्प्लॉयज़ की संख्या कितनी है 10 या 10 से ज़्यादा, ठीक है। और याद रखिए कि यहाँ पे 2 महीने का नोटिस देना है, ठीक है, यहाँ पे क्या है नो नोटिस। जहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी कि इन पे लागू होगा, कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जहाँ पे क्या है कि एम्प्लॉयज़ की संख्या 20 से कम है बट कम से कम 10 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कम से कम 20 है, सॉरी, हाँ, लेस देन 20 है, ठीक है, 10 का कोई झंझट नहीं है यहाँ पे, लेस देन 20 है, ठीक है। जहाँ पे क्या है कि वर्कर की संख्या कितनी है, लेस देन 20 है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा 10 नहीं लिखना हमने, सॉरी, यहाँ पे कितने क्या लिखना है कि जहाँ पे संख्या कितनी है 20 से कम है, 20 से कम है, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट 2 महीने का नोटिस देके लागू कर सकती है। तीसरा क्या है कि जहाँ पे एम्प्लॉयर राजी है और मेजोरिटी ऑफ द एम्प्लॉयर राजी हैं, तो वहाँ पे क्या है कि सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर अगर अप्रूवल दे दे, ठीक है, तो वहाँ पे भी लागू हो जाएगा। आई रिपीट कि पहला क्या है कि हर एक फैक्ट्री जहाँ पे एम्प्लॉयज़ की संख्या कितनी है 20 या 20 से ज़्यादा, वहाँ पे एप्लीकेबल हो गया, ठीक है। उसके अलावा क्या है वो एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे एम्प्लॉयज़ की संख्या कितनी है 20 या 20 से ज़्यादा और सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे नोटिफिकेशन निकालती है, तो यहाँ याद रखिए कि कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है। और थर्ड, कोई भी ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जहाँ वर्कर्स की संख्या लेस देन 20 है, ठीक है, 10 नहीं, सॉरी, ठीक है, लेस देन 20 है, तो वहाँ पे क्या है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल दे बट यहाँ पे 2 महीने का नोटिस दिया जाएगा, ठीक है, जिन एस्टेब्लिशमेंट पे लागू करना है उनको 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। और थर्ड है जहाँ पे एम्प्लॉयर मान रहा है, एम्प्लॉयर कंसेंट दे रहा है, मेजोरिटी ऑफ द एम्प्लॉय कंसेंट दे रहे हैं और सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर सेटिस्फाई हो जाता है, तो उन एस्टेब्लिशमेंट पे भी क्या है इस एक्ट को लागू किया जा सकता है। तो 4 केसेज हैं, इसको अच्छे से याद रखना आपने, ये 4 केसेज में क्या है कि एक्ट लागू होता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहते हैं कि एक तो समझ आ गया होगा, एक बार लागू हो गया तो हमेशा लागू, वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल। केस लो है, कहते हैं गुड शेफर्ड पब्लिक स्कूल वर्सेस ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज हेल्ड दैट अ स्कूल राइटली कवर्ड अंडर पीएफ व्हेन प्रिंसिपल हैज अफर्म्ड अबाउट एम्प्लॉयमेंट और 20 एम्प्लॉयज। तो एक स्कूल है
अब स्कूल में कहते हैं कि अब जिस दिन 20 एम्प्लॉय हो गए, 20 जैसे टच किए और प्रिंसिपल ने भी अप्रूवल दे दी कि हाँ जी ये 20 हो चुके हैं, तो एक्ट लागू हो जाएगा। नेक्स्ट है इन मैसेस नसरुद्दीन बीड़ी मर्चेंट लिमिटेड वर्सेस CPF कमिश्नर, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट दिस एक्ट वुड अप्लाई इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम वर्कर्स एंगेज थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स एंड कैन नॉट बी ऑब्जेक्टेड एनी मोर। यानी कि आउट वर्कर भी कवर हो जाते हैं, आउट वर्कर भी कवर हो जाते हैं जो घर से काम कर रहे हैं, ठीक है, जो घर से काम कर रहे हैं तो आउट वर्कर भी इसमें कवर हो जाते हैं, ठीक है। जो होम वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयर के बिहाफ पे घर पे बैठे बैठाए काम कर रहे हैं, तो उन पे भी एक्ट लागू हो जाता है। नेक्स्ट है इन अन्नमा आई पे वर्सेस रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, इट वाज हेल्ड दैट वेयर इन एन एस्टेब्लिशमेंट एट द स्ट्रेंथ ऑफ द एम्प्लॉय एट ए पर्टिकुलर टाइम इज बिलो 20, it cannot be contended by the employers that the establishment is no longer within the purview of act। इसका रीजन क्या है? once applicable always applicable, ठीक है, once applicable always applicable, ठीक है। तो यानी कि एक बार टच कर गई संख्या 20 या 20 से ज़्यादा, ठीक है, बाद में संख्या कम हो भी जाती है, एक बार लागू हो गया तो फिर हमेशा लागू है, once applicable always applicable। अब एक ही फैक्ट्री की डेफिनेशन क्या है? जैसे हमने पढ़ा ये फैक्ट्री पे लागू है या 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। नाउ तो क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज फैक्ट्री। अब कहते हैं कि फैक्ट्री क्या है? एनी प्रेमिसेस इंक्लूडिंग प्रेसिंग्स। अब प्रेसिंग्स क्या होते हैं? अब देखिए एक फैक्ट्री बनी हुई है, एक फैक्ट्री है, तो ये एक फैक्ट्री है, ठीक है, इतना पार्ट कंस्ट्रक्टेड है, इतना पार्ट कंस्ट्रक्टेड है, तो बाकी जो स्पेस है वो खाली है, बाकी ये मान लीजिए स्पेस क्या है, सारी खाली है, इसे हम क्या बोल देते हैं? प्रेसिंग्स, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? प्रेसिंग्स, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं बरांडा बोलते हैं अपने घर का, ठीक है, उसी प्रकार से। thereof in any part of which a manufacturing process is being carried on or is ordinarily so carried on whether with the aid of power or without the aid of power। तो फैक्ट्री का मतलब क्या है? प्रेमिसेस इंक्लूडिंग प्रेसिंग्स, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी ऑन की जाती है, ठीक है, इज बीइंग कैरिड ऑन और इज बीइंग कैरिड ऑन ऑर्डिनरली, की जा रही है या ऑर्डिनरली कैरी ऑन की जाती है, बेशक वो विद द एड ऑफ पावर है या विदाउट द एड ऑफ पावर है, ठीक है ना। तो फैक्ट्री का मतलब ये हुआ। नेक्स्ट है कि ये एक्ट कहाँ कहाँ लागू नहीं होता, ये एक्ट कहाँ कहाँ लागू नहीं होता, ये भी इंपॉर्टेंट है याद रखना कि कहते हैं कोई भी एस्टैब्लिशमेंट जो रजिस्टर्ड है अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, या अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन एनी स्टेट रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो यानी कहने का बात क्या है कि कोई भी एस्टैब्लिशमेंट जो रजिस्टर्ड है अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 या स्टेट के जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट हैं उनके तहत रजिस्टर्ड है, और जहाँ पे क्या है कि एम्प्लॉयज़ की संख्या क्या है 50 से कम है और वो वर्किंग विदाउट द एड ऑफ पावर है। तो याद रखिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी विदाउट द एड ऑफ पावर काम कर रही है, विदाउट द एड ऑफ पावर काम कर रही है और एम्प्लॉयज़ की संख्या 50 है तो उस पर लागू नहीं होगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, ठीक है, जो सेंटर का कानून है, उसके अलावा स्टेट के जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो कानून हैं, ठीक है, उनके तहत जो सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, वहाँ अगर वो विदाउट द एड ऑफ पावर काम कर रही है और एम्प्लॉयज़ की संख्या 50 से कम है तो वहाँ लागू नहीं होता। क्लियर। नेक्स्ट, कोई भी कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो बिलोंग करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, बिलोंग करती है या उसके अंडर द कंट्रोल ऑफ CG या SG है, कोई भी एस्टैब्लिशमेंट जो बिलोंग करती है या अंडर द कंट्रोल ऑफ CG और SG है, ठीक है, एंड हुज एम्प्लॉयज़ आर एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ठीक है, जिसके एम्प्लॉयज़ क्या हैं? एंटाइटल्ड हैं टू द बेनिफिट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड। जो हम ये प्रोविडेंट फंड क्या है? ये कॉन्ट्रीब्यूटरी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो एम्प्लॉयर है वो भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉई है वो भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है ना। और ओल्ड एज पेंशन इन अकॉर्डेंस विद एनी स्कीम और रूल फ्रेम्ड बाय द CG और SG गवर्निंग सच बेनिफिट। तो पहला क्या हो गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 या स्टेट का जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के लिए जो कानून है उसके तहत कोई भी एस्टैब्लिशमेंट है जो विदाउट द एड ऑफ पावर काम करती है और 50 से कम एम्प्लॉइज उन पे लागू नहीं होता। और दूसरा क्या है कि ऐसी कोई भी एस्टैब्लिशमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है या उससे बिलोंग करती है, वहाँ के एम्प्लॉइज़ को क्या है कि जो कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड या पेंशन फंड के जो बेनिफिट दिए जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि एक्ट लागू नहीं होता। थर्ड है कोई भी ऐसी एस्टैब्लिशमेंट जो सेटअप की गई है अंडर द सेंट्रल, प्रोविंशियल या स्टेट एक्ट, सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट या प्रोविंशियल, अब तो प्रोविंसेस खत्म हो चुकी हैं, ठीक है, एंड हुज एम्प्लॉइज आर एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड और ओल्ड एज पेंशन फंड इन अकॉर्डेंस विद एनी स्कीम और रूल फ्रेम्ड अंडर द एक्ट गवर्निंग सच बेनिफिट्स, ठीक है। तो चलिए
मैं आपको यहाँ पे क्या है एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। एक चीज़ तो आपको समझ आ ही चुकी है कि एक्ट लागू कहाँ होता है, ठीक है। एक्ट लागू कहाँ हुआ? हर एक फैक्ट्री जहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, या कोई भी एस्टैब्लिशमेंट जहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं और नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है, या कोई भी एस्टैब्लिशमेंट जहाँ लेस देन 20 वर्कर्स काम कर रहे हैं बट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है, बट वहाँ पे 2 महीने का नोटिस देना है। तो कोई भी ऐसी एस्टैब्लिशमेंट जहाँ एम्प्लॉयर कंसेंट देता है और मेजोरिटी ऑफ द एम्प्लॉई कंसेंट देते हैं और सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इस बात से सेटिस्फाई है कि ठीक है कि ये चाहते हैं कि लागू हो, तो सीपीएफ को भी लगता है कि लागू हो जाना चाहिए, तो लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। और वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल। नेक्स्ट आया कि ये क्वेश्चन कि लागू कहाँ पे नहीं हो रहा, कि कहाँ लागू नहीं हो रहा, नॉन एप्लीकेबिलिटी, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अब कहाँ कहाँ लागू नहीं हुआ इसको सिंपल तरीके से आपने याद रखना है, ठीक है, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं हो रहा। तो पहला क्या था? ठीक है जी। तो पहला है कहाँ पे लागू नहीं होता ये, एक तो क्या है, कोई भी एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, कोई भी क्या है एस्टैब्लिशमेंट है, कोई भी क्या है एस्टैब्लिशमेंट है जो क्या है बिलोंग टू या अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। कोई भी एस्टैब्लिशमेंट जो बिलोंग करती है या अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है, और वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ को जो बेनिफिट मिल रहे हैं, ठीक है, वो दोनों प्रकार के मिल रहे हैं। एक जो कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड बेनिफिट है, ठीक है, प्लस जो पेंशन फंड बेनिफिट्स हैं वो मिलते हैं इनको, ठीक है। तो वहाँ पे ये लागू नहीं होगा। कोई भी एस्टैब्लिशमेंट जो बिलोंग करती है या अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, प्लस उनके एम्प्लॉयज़ को जो कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड है प्लस पेंशन फंड के बेनिफिट मिलते हैं। और सेकंड आ गया कि कहते हैं कि कोई भी एस्टैब्लिशमेंट, कोई भी एस्टैब्लिशमेंट जो क्या है रजिस्टर्ड है, ठीक है, अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के तहत या कोई स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के तहत, तो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के तहत, ठीक है, स्टेट के जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट्स हैं उनके तहत रजिस्टर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे भी वही है, ठीक है। तो ये हो गया जो रजिस्टर्ड है इन एक्ट के तहत, ठीक है, प्लस जिनके एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें जो बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है, वो उसी प्रकार के मिल रहे हैं जैसे ये वाले हैं, ठीक है। क्या है जो बेनिफिट है उनको क्या है कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड के बेनिफिट मिल रहे हैं। तो इन पे भी क्या है कि एक्ट लागू नहीं होगा, ठीक है, इन पे भी क्या है ये एक्ट लागू नहीं होता, ठीक है, इन पे लागू नहीं होता, ठीक है ना। तो उसके बाद थर्ड क्या आ गया कि कोई भी ऐसी एस्टैब्लिशमेंट, क्या है कोई भी ऐसी एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, थर्ड क्या है कोई भी ऐसी एस्टैब्लिशमेंट जो, ठीक है, रजिस्टर्ड है अंडर एनी, पहला सेंट्रल, दूसरा या कोई स्टेट, तीसरा किसी प्रोविंशियल एक्ट के तहत, प्रोविंशियल एक्ट के तहत, ठीक है। और जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट क्या मिलते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड या प्रोविडेंट फंड, ठीक है जी। तो 3 प्रकार की एस्टैब्लिशमेंट पे ये एक्ट लागू नहीं होता। पहला वो एस्टैब्लिशमेंट जो बिलोंग करती है अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है, प्लस वहाँ के एम्प्लॉयज़ को क्या है कि कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड और कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड का बेनिफिट मिलता है। ऐसी कोई एस्टैब्लिशमेंट जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 या स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के तहत कवर है, प्लस वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट मिलता है कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड का, और जो एस्टैब्लिशमेंट क्या है रजिस्टर्ड है अंडर एनी सेंट्रल स्टेट या प्रोविंशियल लेजिस्लेशन, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि ये जो एक्ट है लागू नहीं होगा, ठीक है जी। चलें आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है कुछ। कहते हैं कि पहली डेफिनेशन क्या है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब देखिए जैसे आपको पता ही है ऐसी कोई भी एस्टैब्लिशमेंट जो सेंटर के कंट्रोल में है, ये सेंट्रल एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, या रेलवे है या पोर्ट है, ठीक है, ऑयल फील्ड है, कोल माइन है, तो वो जो सेंटर के अंडर आ जाता है, तो वहाँ तो जो गवर्नमेंट है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो कौन होगी सेंट्रल गवर्नमेंट। बाकी जगह पे क्या है कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो कौन होगी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो कहते हैं कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट
इन रिलेशन टू एन एस्टेब्लिशमेंट बिलोंगिंग टू और अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जो बिलोंग करती है या कंट्रोल में है, ठीक है, जो बिलोंग करती है या अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, या इन रिलेशन टू एन एस्टेब्लिशमेंट कनेक्टेड विद द रेलवे कंपनी, मेजर पोर्ट, माइन और एन ऑयल फील्ड, कंट्रोल्ड इंडस्ट्री, या इन रिलेशन टू एन एस्टेब्लिशमेंट हैविंग डिपार्टमेंट्स और ब्रांचेस इन मोर देन वन स्टेट। तो यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो कोई भी एस्टेब्लिशमेंट जो बिलोंग करती है या अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, या ऑयल फील्ड है, ठीक है, या ऑयल फील्ड है, या माइन है, या मेजर पोर्ट है, या फिर रेलवे कंपनी है, या कोई कंट्रोल्ड इंडस्ट्री है, ठीक है, या कोई एस्टेब्लिशमेंट जो क्या है कि एक से ज़्यादा स्टेट में फैली हुई है, तो वहाँ पे जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और बाकी केसेस में जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है इन रिलेशन टू एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट, जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है तो वो कौन होगी? स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना, सिंपल हो गया। नेक्स्ट है ऑथराइज ऑफिसर। अब कहते हैं कि देखिए, अब इस एक्ट के तहत जो ऑथराइज ऑफिसर्स हैं वो कौन है? सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, डिप्टी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, या सच अदर ऑफिसर एज मे बी ऑथराइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। तो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हो गया, रीजनल हो गया, डिप्टी हो गया, ठीक है, एडिशनल हो गया, या कोई और ऑफिसर जिसको क्या है कि ऑथराइज कर रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेसिक वेजेस, ये रेलेवेंट है, याद रखना है इसको। पहले बेसिक वेजेस में क्या है? हर प्रकार के जो इमोल्यूमेंट्स हैं, बेनिफिट्स हैं, वो सारे आ जाएंगे जो अर्न किए जाते हैं एक एम्प्लॉय द्वारा वाइल ऑन ड्यूटी और ऑन लीव और ऑन हॉलीडेज विद द वेजेस इन ईदर केस, ठीक है। कुछ ही प्रकार के, किसी प्रकार के कोई भी इमोल्यूमेंट है जो अर्न किए गए हैं काम ड्यूटी पे या छुट्टी पे। मान लीजिए जो लीव विद वेजेस है, तो छुट्टी मिली साथ में वेजेस मिल रहे हैं, तो वो वाले वेजेस भी यहाँ काउंट हो जाएंगे, ठीक है। बेशक वो ड्यूटी पे था तो उसको जो वेजेस मिल रहे हैं, लीव पे है जो पैसे उसको मिल रहे हैं, ठीक है, या होल्डर्स विद वेजेस इन ईदर केस इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड विच आर पेड और पेबल इन कैश टू हिम बट डज नॉट इंक्लूड, ठीक है। तो पहले क्या है कि जो कोई भी इमोल्यूमेंट्स हैं जो से मिल रहे हैं ऑन ड्यूटी पे या ऑन लीव पे है, ठीक है, बट डज नॉट इंक्लूड द कैश वैल्यू ऑफ एनी कंसिडरेशन, ठीक है, कोई और कुछ मिला उसको बेनिफिट टाइप मिला है उसकी जो कैश वैल्यू वो नहीं आएगी इसमें। डीएनएस अलाउंस है वो नहीं आएगा। डीएनएस अलाउंस क्या है? ऑल कैश पेमेंट बाय वट एवर नेम कॉल्ड पे टू एन एम्प्लॉय ऑन काउंट ऑफ ए राइज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग। महंगाई बढ़ती है उसके साथ डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस का हिंदी मीनिंग ही क्या होता है? महंगाई भत्ता। तो महंगाई भत्ता इसमें नहीं आएगा, बट डज नॉट इंक्लूड, ठीक है। कोई कंसेशन वगैरह है उसकी कैश वैल्यू, ठीक है, कोई कंसिडरेशन दिया कुछ और दिया है उसकी कैश वैल्यू, ठीक है, और जो महंगाई भत्ता है डीएनएस अलाउंस वो नहीं आएगा। एचआरए नहीं आएगा, हाउस रेंट अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस भी नहीं आएगा। कोई बोनस है या कमीशन है या इसी प्रकार का कोई और अलाउंस है पेबल टू एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्क डन इन सच एम्प्लॉयमेंट, या कोई गिफ्ट वगैरह दिया गया प्रेजेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर। तो आया क्या? कोई भी इमोल्यूमेंट, ठीक है, जो ऑन वर्क या ऑन लीव कमाया गया है, ठीक है, उसमें क्या नहीं आ रहा? काफ़ी कुछ नहीं आ रहा। आप कहते हैं कोई कंसेशन है या कोई कंसिडरेशन है उसकी वैल्यू नहीं आएगी, हाउस रेंट अलाउंस नहीं आ रहा, ठीक है, ओवर टाइम अलाउंस नहीं आ रहा, कोई बोनस नहीं आ रहा, कोई कमीशन नहीं आ रहा, ठीक है, डीएनएस अलाउंस नहीं आ रहा, महंगाई भत्ता भी नहीं आ रहा इसमें, ठीक है, कोई गिफ्ट है वो भी नहीं इसमें आएगा। ये सारी चीज़ें इसमें नहीं आएंगी, ठीक है, तो ये नहीं आएंगी। बाकी जो कोई और इमोल्यूमेंट है उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है एम्प्लॉयर की डेफिनेशन। ये काफ़ी ईजी है। कहते हैं जहाँ पे फैक्ट्री की बात करते हैं, जहाँ पे कोई एस्टेब्लिशमेंट फैक्ट्री है तो वहाँ पे कहते हैं उस फैक्ट्री का ऑनर या ऑक्यूपायर, ठीक है, ऑनर या ऑक्यूपायर क्या होगा? एम्प्लॉयर होगा, इंक्लूडिंग द एजेंट ऑफ सच ऑनर और ऑक्यूपायर, ठीक है। और अगर ऑनर या ऑक्यूपायर की डेथ हो जाती है तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? एम्प्लॉयर, ठीक है। जहाँ पे फैक्ट्री के केस में मैनेजर अपॉइंट हो रखा है, ठीक है, तो मैनेजर है वहाँ पे, तो उसी को हम क्या मान लेंगे? एम्प्लॉयर। तो फैक्ट्री के केस में क्या है? ऑनर या ऑक्यूपायर, ठीक है, क्या है? एम्प्लॉयर है। अगर वहाँ पे एजेंट अपॉइंट हो रखा है कोई एम्प्लॉयर या ऑक्यूपायर का, तो एजेंट ही क्या है? एम्प्लॉयर है। और डेथ हो जाती है ऑक्यूपायर की, ठीक है, या ऑनर की, तो जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसे हम क्या मान लेंगे? एम्प्लॉयर मान लेंगे। और फैक्ट्री का जो मैनेजर है वो अपॉइंट कर रखा है, ठीक है, नेम कर रखा है कि हाँ भाई ये बंदा मैनेजर है, तो मैनेजर को ही क्या मान लेंगे? हम एम्प्लॉयर मान लेंगे, ठीक है ना। फिर कहते हैं कि इन रिलेशन टू एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, फैक्ट्री के अलावा कोई और एस्टैब्लिशमेंट है जहाँ पे एक्ट लागू होता है, तो वो व्यक्ति जिसके पास क्या है? हु और द अथॉरिटी विच हैज़ द
द अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, तो जिसके पास क्या है, एस्टेब्लिशमेंट का अल्टीमेट कंट्रोल है, एंड वेयर द सेड अफेयर्स आर इंटरेस्टेड टू मैनेजर, एमडी, मैनेजिंग एजेंट। सच मैनेजर, एमडी और मैनेजिंग एजेंट ही क्या है, एम्प्लॉयर है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। एम्प्लॉयर की जो डेफिनेशन है, ठीक है, एम्प्लॉयर की जो डेफिनेशन है वो दो तरीके से याद रखनी है, कि फैक्ट्री के केस में, ठीक है, और अदर एस्टेब्लिशमेंट के केस में, ठीक है, अदर एस्टेब्लिशमेंट के केस में। तो यहाँ पे तो फोकस किसके ऊपर है, नाम के ऊपर। नाम कैसे, ऑनर या ऑक्युपायर, ठीक है, ऑनर ऑक्युपायर क्या है, एम्प्लॉयर माना जाएगा। अगर एजेंट अपॉइंट कर रखा है तो उसका एजेंट भी एम्प्लॉयर माना जाएगा, ठीक है, एजेंट भी क्या माना जाएगा, एम्प्लॉयर माना जाएगा। ठीक है, ऑनर या ऑक्युपायर क्या है, एम्प्लॉयर माना जाएगा। ठीक है, एजेंट अपॉइंट कर रखा है तो एजेंट, अगर डेथ हो जाती है ऑनर या ऑक्युपायर की तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसे क्या है, हम ऑनर एम्प्लॉयर मान लेंगे। ठीक है, और ये हो गया हमारा। हाँ, फैक्ट्री केस में क्या है, जहाँ मैनेजर अपॉइंट कर रखा है तो मैनेजर ही क्या है यहाँ पे एम्प्लॉयर मान लिया जाएगा। अदर एस्टेब्लिशमेंट के केस में क्या है, सीधा सीधा याद रखना है यहाँ, तो इसके पास क्या है, अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट है। ठीक है, अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट है। ठीक है, इसके पास क्या है, अल्टीमेट कंट्रोल है ओवर द अफेयर्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, उसे हम क्या मान के चलेंगे, एम्प्लॉयर। ठीक है, तो जहाँ पे क्या है कि ये अल्टीमेट कंट्रोल किसको दे रखा है, एमडी को दे रखा है, या मैनेजिंग एजेंट वगैरह को दे रखा है, या जो मैनेजर है उसको दे रखा है, तो ये जो मैनेजर है, मैनेजिंग एजेंट है, या एमडी है, इसे हम क्या मान लेंगे, एम्प्लॉयर। तो सीधा सीधा फंडा होता है, पहले चीज़ को समझा, ठीक है, उसको देखा भी, एनालिसिस किया, तो उसको अच्छे से याद कर लिया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय कौन है, जो बंदा वेजेस के लिए काम कर रहा है, पैसों के लिए काम कर रहा है। ठीक है, काम कोई भी उसका हो सकता है, मैनुअल हो सकता है, ठीक है, या नॉन मैनुअल हो सकता है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, कुछ भी हो सकता है, डायरेक्टली काम पे आया हो सकता है, किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम पे आया है, तब भी क्या उसे एम्प्लॉय मानेंगे। ठीक है, सेक्शन 2 क्लोज एफ डिफाइंस द टर्म एम्प्लॉय एज एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड फॉर वेजेस इन एनी काइंड ऑफ वर्क। ठीक है, जो वेजेस के लिए काम कर रहा है, इन एनी काइंड ऑफ वर्क, बेशक काम क्या है, वो मैनुअल है या अदरवाइज, इन और इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट, एंड हु गेट्स हिज वेजेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द एम्प्लॉयर। ठीक है, एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन। तो पहला क्या कहते हैं, पहला ये है कि कहते हैं कि जो देखिए वेजेस के लिए एम्प्लॉय किया गया काम पे, काम कुछ भी है, मैनुअल है या कोई और है, मैनुअल भी है, कोई और भी चलेगा, और इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट, एंड हु गेट्स हिज वेजेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एम्प्लॉयर। जो वेजेस ले रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एम्प्लॉयर से, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन एम्प्लॉयड बाय और थ्रू ए कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर ने काम पे रखा है या कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम पे रखा गया है। मान लीजिए मैंने काम पे रखा है किसी के थ्रू, जो काम कर रहा है वो एम्प्लॉई है, हो सकता है मैंने डायरेक्टली काम पे रखा है तब भी वो मेरा एम्प्लॉई है। ठीक है, एम्प्लॉयड बाय और थ्रू ए कॉन्ट्रैक्टर इन और इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। और जो अप्रेंटिस है वो भी इसमें आ जाएगा। वैसे हर जगह अप्रेंटिस जो है वो नहीं आता, अप्रेंटिस वैसे क्या है, हर जगह क्या है, नहीं आता। ठीक है, एम्प्लॉय की डेफिनेशन में, बट यहाँ पे कवर्ड है। बट फिर आगे कहते हैं कि देखिए वो अप्रेंटिस जो क्या है, एंगेज अंडर द अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 या अंडर द स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, जो अंडर द स्टैंडिंग ऑर्डर जो है, ठीक है, उसके तहत जो अप्रेंटिस है, या जो अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 के तहत जो अप्रेंटिस है, उसे यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं माना गया। तो पहली बात तो सिंपल हो गई कि जो एम्प्लॉय है, ठीक है, वो क्या है कि पैसे के लिए काम कर रहा है, वेजेस के लिए रखा गया है, और काम जो है वो क्या है कि मैनुअल हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है कि एम्प्लॉय ने डायरेक्टली एम्प्लॉय किया हो, किसी और के थ्रू एम्प्लॉय किया हो। फिर कहते हैं कि और जो अप्रेंटिस इसमें नहीं आएगा। ठीक है, अप्रेंटिस इसमें आ जाएगा, बट जो अप्रेंटिस एक्ट 1961 या स्टैंडिंग ऑर्डर के तहत जो अप्रेंटिस है वो उसमें नहीं आएगा। तो सिंपल। फिर नेक्स्ट है, कहते हैं इन प्रकाश डी शॉ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट हेल्ड दैट ए पार्टनर ऑफ ए फर्म हैविंग ए स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी विल नॉट बी एम्प्लॉय ईदर टू बी कवर्ड और काउंटेड अंडर द एक्ट। अब कहते हैं कि देखिए मैं एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूँ, तो क्या मैं एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आऊँगा? ऑब्वियसली नॉट। तो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में एम्प्लॉय आएंगे, बट पार्टनर एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। तो कहते हैं कि जब टोटल की काउंटिंग की जाएगी, जो 10 या हम देख रहे हैं कि 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम करते होंगे तो एक्ट लागू होगा, तो वहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी क्या है कि जो पार्टनर है वो काउंट नहीं होगा, पार्टनर को संख्या में भी काउंट नहीं किया जाएगा,
और वैसे भी उसको एम्प्लॉय माना ही नहीं जाएगा इस एक्ट के तहत बेनिफिट के लिए। ठीक है, तो पार्टनर जो है एक पार्टनरशिप फर्म का, उसे किसी प्रकार से एम्प्लॉय कंसिडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है कि जो ऑक्यूपायर ऑफ ए फैक्ट्री कौन होता है। कहते हैं कि ऑक्यूपायर कौन है, द पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ ए फैक्ट्री। इस व्यक्ति के पास क्या है, अल्टीमेट कंट्रोल है ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री, उसे हम क्या मानेंगे, ऑक्यूपायर। एंड वेयर द सेड अफेयर्स आर इंटरेस्टेड टू ए मैनेजिंग एजेंट, सच एजेंट शैल बी डीम्ड टू बी द ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री। पहली बात तो क्या हुआ, जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल है, ठीक है, ओवर द अफेयर्स ऑफ फैक्ट्री, वो कौन है, ऑक्यूपायर है। ठीक है, जहाँ पे ये जो अल्टीमेट कंट्रोल किसको दिया गया है, मैनेजिंग एजेंट को, तो जो मैनेजिंग एजेंट है वही क्या है, ऑक्यूपायर, उसको मान लिया जाएगा। नेक्स्ट है इन श्री कांता दत्ता द सिम्मा रावा वोडियार वर्सेज इन्फोर्समेंट ऑफिसर मैसूर। कहते हैं कि इसमें क्या पाया गया, पर्सन हु इज इन चार्ज और रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट और अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट इन द इवेंट ऑफ इंटरेस्टमेंट टू द मैनेजिंग एजेंट, सच मैनेजिंग एजेंट शैल बी डीम्ड टू बी द ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री। तो कुछ नया नहीं हुआ डिसीजन में, ठीक है, जो डेफिनेशन थी उसको ही क्या रिपीट किया गया। तो कहते हैं कि देखिए जो पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट के प्रति, इसका अल्टीमेट कंट्रोल है ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, तो उसे हम क्या मान लेंगे, ऑक्यूपायर मान लेंगे। और जहाँ पे कहते हैं कि जो मैनेजिंग एजेंट है उसको ये अफेयर्स हैंड ओवर किए गए हैं, तो जो मैनेजिंग एजेंट है उसे ही क्या मान लिया जाएगा, ऑक्यूपायर मान लिया जाएगा। नेक्स्ट है इन बी के बासु वर्सेज रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर केस था, हाई कोर्ट हेल्ड दैट द क्लियर मीनिंग ऑफ ऑक्यूपायर indicates a person who is in the actual possession and control. It may be an individual or a firm. Unless a notice is given notifying the individual of a firm, all the members of firm are to be liable. जब तक कहते हैं कि पार्टनरशिप फर्म है, अब याद रखिएगा ये कहते हैं कि पार्टनरशिप फर्म है, अब पार्टनरशिप फर्म में मान लीजिए बताया ही नहीं गया कि ऑक्यूपायर कौन है, ठीक है। अब पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि पार्टनर सारे मिलकर फर्म चला रहे होते हैं, उनका अब अल्टीमेट कंट्रोल होता है सभी पार्टनर्स का। तो कहते हैं कि जहाँ पे डिसाइड नहीं किया गया या नोटिस नहीं दिया गया कि हाँ भी इन तीनों जो पार्टनर है, मान लीजिए 3 पार्टनर्स हैं, तो इसके पास इनमें से अल्टीमेट कंट्रोल किसके पास है, पार्टनरशिप फर्म का, इसके बारे में कोई नोटिस नहीं दिया गया था, ठीक है। तो माना जाएगा सभी के सभी पार्टनर्स क्या हैं, ऑक्यूपायर मान लिए जाएंगे। कल को कोई दिक्कत आई तो सारे के सारे पार्टनर्स ही क्या है, ऑक्यूपायर मान लिए जाएंगे और एज ऑक्यूपायर सारे के सारे पार्टनर्स लायबल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सिंपल हो गया ये। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि ये जो एक्ट है इसमें 3 प्रकार की स्कीम्स है। अब एक्ट का नाम देखने के बाद, जैसे एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, तो देखने में लगता है कि खाली प्रोविडेंट फंड है इसमें, बट ऐसा नहीं है। 3 स्कीम्स हैं इसमें। कौन सी, एक तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है, ठीक है, दूसरा एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम है, तीसरा डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम है। तो 3 प्रकार। अब देखिए प्रोविडेंट फंड स्कीम का मकसद क्या है, यहाँ पे तो है कि एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, पैसा इकट्ठा होगा तो बाद में मिल जाएगा, ठीक है। और पेंशन स्कीम का क्या है कि बंदा रिटायर होगा, उसे क्या है कि पेंशन मिलेगी रिटायरमेंट के बाद, तो ओल्ड एज सिक्योरिटी है एक तरह की, ओल्ड एज और सोशल सिक्योरिटी है, बुढ़ापे में सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। और दूसरा है कि जहाँ पे क्या है कि बंदा, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है एम्प्लॉय की, तो उसके जो बच्चे हैं या विडो है, ठीक है, तो उसको ही क्या है कि क्या है जो पेंशन है वो मिलती रहती है। तीसरा है इंश्योरेंस, ये हो गया डेथ केस में हो गया, ठीक है। चलिए अब एक एक करके हम स्कीम पढ़ेंगे और स्कीम के अंदर क्या है वो सारा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली स्कीम क्या है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952। सबसे पहली स्कीम क्या है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952। अब कहते हैं कि ये लागू कब से हुई, 2 सितंबर 1952 से, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम फ्रेम की, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम फ्रेम की, 2 सितंबर 1952 से लागू हुई। और द फंड शैल वेस्ट इन एंड बी एडमिनिस्टर्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड। याद रखिएगा कि जो सेंट्रल बोर्ड सेक्शन 5A के तहत जो एस्टेब्लिश किया गया है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, ठीक है, वो स्कीम को क्या है एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। स्कीम क्या है, फ्रेम में प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 2। अब शेड्यूल 2 में जो मैटर्स बताए गए हैं इसमें कहते हैं वो सारे इसमें कवर किए जाते हैं। स्कीम में प्रोवाइड दैट एनी ऑफ द प्रोविजंस शैल टेक इफेक्ट ईदर प्रोस्पेक्टिवली और रेट्रोस्पेक्टिवली ऑन सच डेट एज मे बी स्पेसिफाइड इन द स्कीम। अभी तो आप इतना समझिए कि स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये लॉन्च की, ठीक है। ये स्कीम जो लॉन्च हुई 2 सितंबर 1952 को लॉन्च हुई और सेंट्रल बोर्ड क्या स्कीम को चलाता है, ठीक है। बाकी ये पॉइंट याद रखने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। हम आगे जो है मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें डिस्कस करेंगे सारा। नेक्स्ट मैंने बताया कि जो स्कीम को, ठीक है, जो स्कीम है ये, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम है, इसको जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है, एडमिनिस्टर करता है वो कौन करता है, सेंट्रल बोर्ड।
और सेंट्रल बोर्ड को एस्टैब्लिश कौन करता है? ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल बोर्ड को एस्टैब्लिश करती है। ठीक है, और जो सेंट्रल बोर्ड है इसमें कौन लोग होगा? चेयरमैन होगा, वाइस चेयरमैन होगा, टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं आपको बता दूं ये सेक्शन इतना छोटा नहीं है, लेंथी है काफ़ी, बट आपके जो एक्ट में, जो आपकी बुक में कवर किया गया है, आपके जो सिलेबस में कवर है, मैंने उसके अकॉर्डिंग कम ही इसमें कवर किया है। ठीक है, आप यानी कि सारा कुछ कवर करने लग जाए तो फिर ख़त्म ही ना हो। ठीक है ना। तो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो एक सेंट्रल बोर्ड को एस्टैब्लिश करती है। ठीक है, अब सेंट्रल बोर्ड में एक चेयरमैन होता है, साथ में वाइस चेयरमैन होता है, जिसे कौन अपॉइंट करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके अलावा काफ़ी सारे मेंबर्स भी होते हैं। ठीक है, और जो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है वो इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। एक्स ऑफिशियो मेंबर मतलब जब तक ये व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की पोस्ट पे है तब तक वो इस बोर्ड में मेंबर रहेगा। जब वो प्रोविडेंट फंड कमिश्नर वाली पोस्ट चली गई तो यहाँ पे मेंबरशिप भी चली जाएगी। ठीक है, और जो मेंबर्स जो हैं इसके बोर्ड के अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, एज पर द प्रोविजंस कंटेंट इन सेक्शन 5A जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल है। तो पहली बात तो क्या है कि जो पेंशन फंड स्कीम है, ठीक है, जो प्रोविडेंट फंड स्कीम है, ठीक है, इसको लॉन्च किसने किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। ठीक है, तो इसको जो एडमिनिस्ट्रेट करता है कौन करता है? सेंट्रल बोर्ड करता है। सेंट्रल बोर्ड में एक चेयरमैन है, ठीक है, साथ में वाइस चेयरमैन, उसके अलावा कुछ मेंबर्स भी हैं। और जो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है इसका क्या है? एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। जो भी मेंबर्स हैं उसको जो अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी भी होती है 5AA के तहत। ठीक है, यहाँ तो केवल एक झलक दी गई है, एक्चुअल में जो इसका डिटेल है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो आप कहें कि गूगल में जाके एक्ट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है। एग्जीक्यूटिव कमेटी तो ये क्या है कि किस लिए अपॉइंट की जाती है? अपॉइंट कौन करता है इसको? सेंट्रल गवर्नमेंट। मकसद क्या है? टू असिस्ट द सेंट्रल बोर्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शंस। बस ये याद रखिए कि एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है एस्टैब्लिश क्यों की जाती है, कॉन्स्टिट्यूट क्यों की जाती है? कि सेंट्रल बोर्ड को अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या है, कुछ सहायता चाहिए होती है। तो ये एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या है कि सेंट्रल बोर्ड की सहायता करती है ताकि सेंट्रल बोर्ड अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव आर अपॉइंटेड बाय द सीजी। ठीक है, जैसे सेंट्रल बोर्ड के जो मेंबर्स थे अपॉइंट कौन करता है? सीजी। तो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स भी कौन अपॉइंट करता है? सीजी। नेक्स्ट है स्टेट बोर्ड। कहते हैं कि सेक्शन 5B पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट कॉन्स्टिट्यूट्स फॉर दैट स्टेट। उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए स्टेट बोर्ड होगा, ए बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट ए बोर्ड ऑफ ट्रस्टी टू एक्सरसाइज सच पावर्स एंड परफॉर्म सच ड्यूटीज एज सेंट्रल गवर्नमेंट में असाइन इट टू फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन करके एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टी एस्टैब्लिश कर सकती है। ठीक है, फिर है कि कंट्रीब्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है कि कंट्रीब्यूशन कितना होगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि देखिए जो एस्टैब्लिशमेंट नोटिफाई की जाएंगी, जो एस्टैब्लिशमेंट नोटिफाई की जाएंगी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वहाँ पे कितना होगा? 10% होगा। ठीक है, जो इन जनरल जो है वहाँ पे कितना होगा? 12%। ठीक है, जो नोटिफाइड होंगी, ठीक है, जो नोटिफाइड होंगी वहाँ पे कितना होगा? नोटिफाइड एस्टैब्लिशमेंट पे कितना है? 10%। जो जूट है, ब्रिक्स है, ठीक है, वहाँ पे 10%। इन जनरल कितना है? 12। ठीक है, अब ये क्या है कि एम्प्लॉयर भी कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 10%। और एम्प्लॉय भी कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 10%। ठीक है, और यहाँ पे एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 12। एम्प्लॉय भी कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 12। ठीक है, एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉय से लिख लेता हूँ मैं, 12% ईच। ठीक है, इन जनरल ये 12% है, कुछ नोटिफाइड एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ 10% है। ठीक है, एम्प्लॉयर कितना? 10, एम्प्लॉय भी 10, यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय 12, यानी कि एम्प्लॉयर 12 और एम्प्लॉय 12। ठीक है, अभी किसका 10 किसका 12? बेसिक वेजेस, डीए एंड रिटेनिंग अलाउंस अगर है तो, ठीक है, इसका 10%। ठीक है, अगर नोटिफाइड है, अदरवाइज 12। चलिए इसको मैं रीड कर देता हूँ एक बारी। एम्प्लॉयर्स contribution will shall be paid by the employer to the fund shall be 10% of basic wages, DA और retaining allowance। ठीक है, बेसिक वेजेस, DNS allowance and retaining allowance if any for the time being payable to each of the employees whether employed by him directly or through a contractor। वैसे डायरेक्टली एम्प्लॉय किया है उसने, एम्प्लॉयर ने, या किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू।
जो उसके वेजेस हैं, ठीक है, बेसिक जो वेजेस है, प्लस डीए है या रिटेनिंग अलाउंस है उसका 10%, और जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी सेम है, ठीक है। तो कहते हैं इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन पेबल बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है। तो एम्प्लॉयर का कितना है 10 है, तो इसका भी कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय, अगर अब देखिए एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना बनता है, जितना एम्प्लॉयर कर रहा है। अब एम्प्लॉय चाहे तो 10 से ज़्यादा भी कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहे कर सकता है, उसकी मर्जी है, बट एम्प्लॉयर बाउंड नहीं है उससे एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन से, ठीक है। अब मान लीजिए एम्प्लॉयर कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है 10, एम्प्लॉय को कितना कॉन्ट्रीब्यूट करना है 10। अब मान लीजिए कि जो एम्प्लॉई है वो चाहता है कि 14% कॉन्ट्रीब्यूट करूं, कर ले भाई तेरी मर्जी है, 4% तेरे खाते में तो जा रहा है, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ कहते हैं इफ़ दे डिज़ायर may make contribution exceeding the prescribed rate but subject to the condition that employers shall not be under any obligation to contribute over and above the contribution payable as prescribed by the government from time to time under the act। तो एम्प्लॉयर ने 10% करना है, एम्प्लॉय ने 10% करना है। अगर एम्प्लॉय 10% से ज़्यादा करना चाहता है कर ले, क्या दिक्कत है भाई, तो अब तेरा अपने खाते में जमा हो रहा है, ठीक है। अब कहते हैं गवर्नमेंट हैज़ रेज द रेट ऑफ प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द करंट 8.33% to 10% in general and in cases of establishment specially notified by the government from 10 to 12%, जो मैंने बताया, ठीक है। सिंपल याद रखिए कि कुछ केसेस में कितना नोटिफाई कर रखा है 10%, और इन जनरल जो है, ठीक है, वो कितना है 12%, ठीक है 12%, ठीक है। राउंडिंग ऑफ जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो नियरेस्ट रुपये तक किया जाएगा, 50 पैसा या उससे ज़्यादा है, ठीक है, उसको नेक्स्ट हायर रुपये तक ले जाएंगे, ठीक है। और फ्रैक्शन ऑफ रुपी जो है लेस देन 50 वो इग्नोर कर दी जाएगी। यानी अगर मान लीजिए 1012 रुपये 60 पैसे बनता है, 1012 रुपये 60 पैसे, तो कितना आ गया 1013 रुपये हो जाएगा। अगर 1012 रुपये 30 पैसे है, 1012, यानी ये फ्रैक्शन इग्नोर कर दी जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है डी ए शैल इंक्लूड। अब डी ए में क्या आएगा, कैश वैल्यू ऑफ फूड कंसेशन अलाउड टू एन एम्प्लॉय, ठीक है। डीएनएस अलाउंस में क्या है कि कोई फूड की कंसेशनल वैल्यू है, जो फूड दिया गया है उसकी कंसेशनल वैल्यू है, ठीक है, वो भी इसमें आ जाएगी। रिटेनिंग अलाउंस इज द अलाउंस। रिटेनिंग अलाउंस क्या होता है कि हाँ भाई एम्प्लॉय छोड़ के ना जाए, रिटेन करने के लिए जो अलाउंस होता है। रिटेनिंग अलाउंस इज द अलाउंस पेबल टू एन एम्प्लॉय फॉर रिटेनिंग हिज सर्विसेज व्हेन द एस्टेब्लिशमेंट इज नॉट वर्किंग, ठीक है। यानी कि जब काम नहीं चल रहा तो उस समय भी एम्प्लॉय छोड़ के कहीं और ना चला जाए, उसके लिए जो देने पड़े जाते हैं पैसे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिटेनिंग अलाउंस। प्रोविडेंट फंड स्कीम हैज़ मेड द पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन मैंडेटरी एंड एक्ट प्रोवाइड्स फॉर नो एक्सेप्शन अंडर विच स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर कैन अवॉइड इज मैंडेटरी लिबिलिटी, ठीक है। तो जिन पे ये एक्ट लागू है तो उनको कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। तो आप सिंपल याद रखिए, ठीक है। तो नॉर्मल कितना है ये 12% है इन जनरल, ठीक है, और कुछ स्पेसिफाइड नोटिफाइड एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ 10% है, ठीक है। और एम्प्लॉयर 10 करेगा तो एम्प्लॉय भी 10 करेगा। एम्प्लॉयर यहाँ पे 12 है तो एम्प्लॉय भी 12 है। एम्प्लॉय एक्स्ट्रा करना चाहता है कर सकता है, एम्प्लॉयर उससे बाउंड नहीं है कि वो भी ज़्यादा करे। अब एक चीज़ याद रखिए, आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ कि एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है 10 है या 12 है जो भी है, ठीक है, उसमें से 8.33% क्या है, 8.33% कहाँ चला जाता है, पेंशन फंड में। तो यानी कि देखिए अब जो पेंशन फंड है उसमें जो कंट्रीब्यूशन है सारा का सारा किसका है, एम्प्लॉयर का है, एम्प्लॉयर, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ कि एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड प्रोविडेंट फंड, उसमें से 8.33% 8.33% कहाँ चला जाता है, पेंशन फंड में। पेंशन फंड यानी कि जो एम्प्लॉय को पेंशन दी जाती है वो अलग कहीं से नहीं आ रहा, वही जो एम्प्लॉयर का जो 10 या 12% कॉन्ट्रीब्यूशन है उसी में से ही आ रही है पेंशन उसकी। तो पेंशन फंड में एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करता है वो नील करता है, कुछ भी नहीं करता, ठीक है। एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो कुछ भी नहीं होता। पेंशन फंड की बात कर रहे हैं, प्रोविडेंट फंड की नहीं, ठीक है। पेंशन फंड में जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, नील, ठीक, कितना है, नील। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नील है, और जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, वही जो प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन था उसी में से 8.33% कहाँ चला जाता है, पेंशन फंड में, ठीक है। यानी मान लीजिए अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था 10%, तो उसमें से 8.33 तो कहाँ चला गया, पेंशन फंड में चला गया, ठीक है। तो यानी प्रोविडेंट फंड में कितना रह गया, केवल उसका 1.67% रह जाता है, ठीक है। तो ये किसमें, जो प्रोविडेंट फंड में कितना रह गया, केवल 1.67%, ये याद रखिएगा, ठीक है। नॉलेज के लिए भी है और एग्ज़ाम के लिए भी है, ठीक है ना। तो पहली बात तो क्या है कि जो प्रोविडेंट फंड स्कीम है
ठीक है। ये लेके कौन है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई। इसको जो एडमिनिस्टर है वो कौन करता है, सेंट्रल बोर्ड। एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो सेंट्रल बोर्ड की सहायता करती है के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, और जो कंट्रीब्यूशन है आपको समझ आ ही गया ये तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं वेज लिमिट। अब प्रोविडेंट फंड में कौन सा एम्प्लॉय कवर होते हैं जिसकी तनख्वाह मैक्सिमम 15,000 तक है। जिनकी तनख्वाह 15,000 से ज़्यादा है तो वो प्रोविडेंट फंड में कवर नहीं होते। ठीक है, कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन इज पेड अप टू द मैक्सिमम ऑफ 15,000 बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय विद इफेक्ट फ्रॉम 1 September 2014 टू पे ए कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन हायर वेजेस ए ज्वाइंट रिक्वेस्ट फ्रॉम एम्प्लॉय। कहते हैं कि अगर हायर वेजेस पे अगर कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए ज्वाइंट रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर द्वारा। इन सच केस द एम्प्लॉयर हैज़ टू पे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस ऑन हायर वेजेस। ठीक है, आप 15,000 के ऊपर के वेजेस पे अगर देना चाहते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और ज्वाइंट रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉय द्वारा। और यहाँ पे क्या है कि अब जो एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन उस पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं वो भी लगते हैं। और जो इंटरनेशनल वर्कर्स हैं वहाँ पे जो वेज सीलिंग है 15,000 की वो लागू नहीं होती। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द स्कीम, ठीक है, ये ऑल फैक्ट्रीज को लागू है और अदर एस्टेब्लिशमेंट टू विच द एक्ट अप्लाइज। द स्कीम शेल नॉट बी एप्लीकेबल टू टी फैक्ट्रीज इन असम स्टेट ऑफ असम। ये याद रखिएगा कि जो टी फैक्ट्रीज हैं स्टेट ऑफ असम में उन पे ये स्कीम जो है लागू नहीं होती। पेंशन स्कीम जो प्रोविडेंट फंड स्कीम प्रोविडेंट फंड स्कीम जो है वो कहाँ लागू नहीं होती, जो असम में चाय की फैक्ट्रियाँ हैं। ठीक है, अगला काफ़ी रिलेवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कहते हैं कि देखिए कुछ एक पर्पसेस के लिए, कुछ एक मकसद के लिए, कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स के लिए प्रोविडेंट फंड में से पैसे विड्रॉ किए जा सकते हैं। अब मैं मान लीजिए एक एम्प्लॉय हूँ, मेरा प्रोविडेंट फंड में कॉन्ट्रीब्यूशन पड़ा है, ठीक है, मैं उसमें से कुछ विड्रॉ करना चाहता हूँ, तो कुछ एक पर्टिकुलर केसेस में मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, कौन कौन से केसेस हैं, अगर मुझे घर खरीदना है, फ्लैट वगैरह, या मुझे घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है, ठीक है, हो सकता है कि मैंने कोई जो सूटेबल साइट यानी प्लॉट वगैरह खरीदना है घर बनाने के लिए, तो उसके लिए विड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, घर की कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, या फ्लैट वगैरह खरीदना है उसके लिए, या कोई सूटेबल प्लॉट वगैरह खरीदना है घर बनाने के लिए, उसके लिए पैसा विड्रॉ कर सकता हूँ मैं। ठीक है, मुझे कोई लोन की वापसी करनी है, ठीक है, तो स्पेशल केसेस में तो वहाँ पे, और विड्रॉल विद इन 1 year बिफोर रिटायरमेंट। ठीक है, रिटायर हो जब मैं होने वाला हूँ तो उससे पिछले 1 साल के दौरान मैं क्या है कि विड्रॉ कर सकता हूँ। और विड्रॉल अप टू 75% ऑफ द बैलेंस इफ नॉट एम्प्लॉयड फ्रॉम 1 month और मोर सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम। ठीक है, सिंपल है। तो कहते हैं कि अगर मान लीजिए एक एम्प्लॉई है जो 1 महीना या 1 महीने से ज़्यादा हो गया, ठीक है, जैसे काम नहीं मिल रहा, जैसे अब क्या हुआ किसी कोविड का टाइम आया तो लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही थी, तो प्रोविडेंट फंड ओपन कर दिया गया, किसी से विड्रॉ करना कर सकता है। ठीक है, तो कहते हैं कि यानी कि जो बंदा 1 महीना या 1 महीने से ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा तो वो विड्रॉ कर सकता है अप टू 75% ऑफ द बैलेंस। ठीक है, पर वहाँ पे क्या है कि अप्रूवल चाहिए प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की या कोई और ऑफिसर ऑथराइज बाय हिम। ठीक है, सच विड्रॉल्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रीपेड, यानी कि आपका पैसा आपने निकलवा लिया तो दोबारा जमा करवाने की जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी है। ठीक है ना, तो कौन कौन सा आ गया, आपने अगर घर की कंस्ट्रक्शन करनी है, घर खरीदना है, ठीक है, या फिर क्या है कि घर बनाने के लिए प्लॉट खरीदना है, ठीक है, उसके अलावा क्या है कि आपने कोई लोन ले रखा है कुछ स्पेशल केसेस में वो वापस करना है, आपकी जॉब चली जाती है 1 महीना 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, तो आपका है कि जो बैलेंस है आपका उसका 75% तक विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, और हाँ, रिटायरमेंट से पिछले एक महीने 1 साल के दौरान क्या है कि आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो। रिटायर होने वाले हो साल बाद तो पिछले 1 साल के दौरान आप पैसे ड्रॉ करना चाहते हो कर सकते हो। ये जो पैसे इन केसेस में आपको वापस करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ केसेस होते हैं कि आपको पैसे वापस करने होते हैं। ठीक है, एडवांसेस फ्रॉम द फंड, यानी एक तरह का आपको लोन मिल रहा है, उसको कल को वापस करने हैं। ठीक है ना, चलिए कौन से केसेस हैं, कोई इलनेस हो जाती है, फॉर इलनेस इन सर्टन केसेस, ठीक है, शादी के लिए, और पोस्ट मैट्रिकुलेशन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चों की पढ़ाई के लिए, ठीक है, जो 10वीं के बाद की पढ़ाई है उसके लिए। ठीक है, फॉर इलनेस इन सर्टन केसेस, फॉर मैरिजेस और पोस्ट मैट्रिकुलेशन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इन abnormal conditions such as calamity of exceptional nature such as flood, earthquake और राइट्स नॉन रिफंडेबल। ठीक है, तो इन केसेस में वापस करने की जरूरत नहीं है। ग्रांटेड टू मेंबर्स अफेक्टेड बाय कट इन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी नॉन रिफंडेबल है। ग्रांट ऑफ एडवांस टू मेंबर्स हु आर फिजिकली हैंडीकैप्ड, नॉन रिफंडेबल। ठीक है, तो यानी कि बीमारी हो जाती है, शादी आ जाती है, बच्चों की पढ़ाई है, ठीक है, 10वीं के बाद की, ठीक है, कुछ अब नॉर्मल कंडीशंस आ जाती हैं जैसे क्लैमिटी वगैरह आ गई, फ्लड है, अर्थक्वेक वगैरह आ गया, ठीक है,
या कि अब बिजली की सप्लाई कट है, ठीक है, उस एरिया में। और उसके अलावा क्या है कि जो एडवांस दिया जा रहा है मेंबर्स को वो आर फिजिकली हैंडीकैप, ठीक है। मेंबर क्या है, तो प्रोविडेंट फंड का जो मेंबर है वो फिजिकली हैंडीकैप हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में हो गया, ठीक है जी। तो आपका जो प्रोविडेंट फंड का था उसमें कुल मिला के समझ आया आपको क्या हुआ। कुल याद रखने वाला क्या है कि पहले तो स्कीम को एडमिनिस्टर कौन करता है, ठीक है, जो सेंट्रल बोर्ड है इस स्कीम को एडमिनिस्टर कर रहा है, और एग्जीक्यूटिव जो कमेटी है इस सेंट्रल बोर्ड की सहायता कर रही है। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही कॉन्स्टिट्यूट करती है सेंट्रल बोर्ड, और एग्जीक्यूटिव कमेटी को भी वही क्या है नियुक्त करती है, अपॉइंट करती है इसके मेंबर्स वगैरह, ठीक है। और जो प्रोविडेंट फंड है उसमें आपको याद होगा कि 10% कॉन्ट्रीब्यूशन 12% कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉय, ठीक है। ये इन जनरल है, ये क्या है कुछ नोटिफाइड केसेज है, ठीक है ना। और जो कॉन्ट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, 10 या 12, उसमें से 8.33% कहाँ चला जाता है, पेंशन फंड में, ठीक है। तो यानी जो पेंशन स्कीम में पैसा कोई अलग से नहीं दिया जा रहा, ठीक है, एम्प्लॉयर का ही पैसा है, जो प्रोविडेंट फंड में था उसमें से 8.33% कहाँ चला जाता है, पेंशन फंड में। एम्प्लॉय कोई कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता है इसमें, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, सेक्शन क्या है 6A, कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेम्ड एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर। पेंशन स्कीम किस लिए है कि बंदा रिटायर होगा पेंशन मिलती रहेगी पर मंथ उसको, ठीक है। या सुपर एनुएशन है, एक रिटायरमेंट से पहले क्या है उसने क्या है सुपर एनुएशन ले ली, ठीक है। सुपर एनुएशन पेंशन है, रिटायरिंग पेंशन है, या परमानेंटली डिसेबल हो जाता है तो पेंशन है, ठीक है। टू एम्प्लॉयज़ ऑफ एनी एस्टैब्लिशमेंट और क्लास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट टू विच एक्ट अप्लाइज, विडो या विडोअर्स पेंशन है, ठीक है, विडो या विडोअर, ठीक है। अगर लेडी की डेथ हो जाती है तो विडोअर हो गया, ठीक है, बंदा है, ठीक है, मेल है उसकी डेथ होती है तो विडो। चिल्ड्रन पेंशन हो गया, ठीक है, ऑर्फेन पेंशन है, पेबल टू बेनिफिशियरीज ऑफ सच एम्प्लॉयज़। तो सुपर एनुएशन पेंशन आ जाती है, रिटायरमेंट पेंशन आ जाती है, विडो या विडोर पेंशन आ जाती है, चिल्ड्रन पेंशन है, या ऑर्फेनेज पेंशन है, ठीक है। ऑर्फेन क्या है, बच्चा अनाथ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पेंशन स्कीम में प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी ऑफ द प्रोविजंस शैल टेक इफेक्ट ईदर प्रोस्पेक्टिवली और रेट्रोस्पेक्टिवली ऑन सच डेट, ठीक है। ये छोड़िए, ये उसमें भी था, इसमें आपका प्रोविडेंट फंड में भी, कि जो स्कीम लाई गई तो कहा जा सकता है कि स्कीम ये रेट्रोस्पेक्टिवली या प्रोस्पेक्टिवली कैसे लागू होगी। तो स्कीम को यानी कि सरकार बैकडेट से भी लागू कर सकती थी और बाद में भी प्रोस्पेक्टिवली भी, तो कोई छोड़ो उसको, ठीक है। और मैंने बताया कि एम्प्लॉय कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अब ये किस पर्पज़ के लिए, एक तो ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है। फिर आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन कौन करेगा, ठीक है, मैंने बताया कि एम्प्लॉय तो कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करेगा ही नहीं। अब एम्प्लॉयर भी कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है इसमें, ठीक है। एम्प्लॉयर ने भी जो प्रोविडेंट फंड का कॉन्ट्रीब्यूशन किया था उसमें से 8.33% कहाँ चला जाता है, पेंशन फंड में। कहते हैं एम्प्लॉयर इज टू कॉन्ट्रीब्यूट 8.33% ऑफ, वही चीज़ है बेसिक वेजेस प्लस DA और DNS अलाउंस प्लस रिटेनिंग अलाउंस, ठीक है। और बेसिक वेजेस DA एंड रिटेनिंग अलाउंस ये वही वाला ही है, मैं फिर कह रहा हूँ ये वही वाला है, कौन से वाला, प्रोविडेंट फंड वाला, ठीक है। इफ़ एनी ऑफ द कंसर्न एम्प्लॉइज एज मे बी स्पेसिफाइड इन द पेंशन स्कीम। और हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि कहते हैं कि 10 साल की सर्विस होनी चाहिए, ठीक है, 10 साल की सर्विस होनी चाहिए और 58 ईयर्स की एज में मिल सकता है। 58 साल की एज से पहले आप निकलवा नहीं सकते। कुछ एक एक्सेप्शंस हैं कि 50 ईयर्स की एज में भी आपको क्या है पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है कुछ एक केसेज में। तो पहले कहते हैं कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ सर्विस टू बी एलिजिबल अंडर दिस स्कीम। और कॉन्ट्रीब्यूशन जो पेबल होता है वो कब होता है, जब बंदा 50 साल का हो जाता है, सिंस द स्कीम सीजीज ऑन कंप्लीशन ऑफ 58 ईयर्स, ठीक है। 58 साल की एज में 58 ईयर्स की एज में कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं होता, ठीक है। उसके बाद क्या उसकी पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाता है एम्प्लॉय, ठीक है। तो पेंशन स्कीम सबसे बड़ी बात है, ठीक है, क्या है कि पेंशन स्कीम में एम्प्लॉय कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन वही है प्रोविडेंट फंड में से 8.33% ऑफ बेसिक वेजेस प्लस DA प्लस रिटेनिंग अलाउंस, ठीक है। और उसके अलावा क्या है कि जो पेंशन स्कीम है ये किस लिए आई, सुपर एनुएशन पेंशन है, इसमें रिटायरमेंट पेंशन है, ठीक है, विडो पेंशन है, विडोर पेंशन है, चिल्ड्रन पेंशन है, ऑर्फेन पेंशन है, ठीक है। एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन 0 है, एम्प्लॉयर का 83% ऑफ वेजेस है, ठीक है, बेसिक वेज हो गया प्लस DA होगा प्लस रिटेनिंग अलाउंस, ठीक है ना। और 10 साल की सर्विस चाहिए और 58 ईयर्स की एज होने के बाद कुछ भी कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद क्या है कि एम्प्लॉय एलिजिबल हो जाता है। आगे बेसिक सी बातें लिखिए, कहते हैं कि देखिए अब पेंशन के लिए क्या होता है, एक पेंशन फंड क्रिएट किया जाता है। गवर्नमेंट क्या है कि एक पेंशन फंड क्रिएट करती है, गवर्नमेंट क्या है एक पेंशन फंड क्रिएट करती है, ठीक है। ए पेंशन फंड हैज़ बिन क्रिएटेड
फॉर द पर्पस ऑफ दिस स्कीम। अब पेंशन फंड को देखेगा कौन? सेम वही सेंट्रल बोर्ड। तो जो प्रोविडेंट फंड था उसको भी और पेंशन को भी कौन देख रहा है? सेंट्रल बोर्ड। ठीक है। अ पेंशन स्कीम में प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन शेड्यूल 2 एज डिटेल्ड बिलो। अब इसमें कुछ भी नहीं लिखा। अब कहते हैं कि पेंशन स्कीम में क्या क्या बातें हो सकती हैं। ठीक है। अब वो क्या बातें हैं वो तो यहाँ ली नहीं आपके सिलेबस में। अब बताया रखा है कि क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है। कैसे बताया कि इस पेंशन स्कीम में कौन कौन से एम्प्लॉयज़ या क्लास ऑफ एम्प्लॉय कवर्ड होंगे। ठीक है। यानी जो स्कीम बनेगी, जो स्कीम बनी भी हुई है तो उसमें बता रखा है कि कौन कौन से एम्प्लॉय कवर्ड होते हैं, कौन से नहीं होते। तो पहला कि जो कौन से एम्प्लॉयज़ हैं या क्लास ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं जिन पे स्कीम अप्लाई होगी, और कि कितना एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा टू द प्रोविडेंट फंड विच शैल बी एंटाइटल्ड टू पेंशन फंड एंड द मैनर इन विच इट इज़ क्रेडिटेड। ठीक है। तो पोर्शन ऑफ द एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड जो मैंने बताया। ठीक है। जो मैंने बताया कि पोर्शन ऑफ द एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, तो एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड उसका कितना हिस्सा किस में जाएगा? पेंशन फंड में जाएगा। जो मैंने बताया कि प्रोविडेंट फंड का कितना 8.33% जो है किस में जाएगा? पेंशन फंड में। ये नहीं कह रहा कि अगर 10,000 किया तो उसका 8.33%। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर प्रोविडेंट फंड का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना बन रहा है 10,000 उसका 8.33%। ये है कि टोटल 10 है। ठीक है। अगर मान लीजिए 10,000 सैलरी है तो उसका 10,000 सैलरी का 8.33% कहाँ जाएगा? पेंशन फंड में। और गिनती का 1.67% कहाँ जाएगा? प्रोविडेंट फंड में, एम्प्लॉयर का। ठीक है। तो पहला क्या है कि स्कीम में ये बताया जाता है, स्कीम में ये बताया गया है कि किस एम्प्लॉयज़ पे कवर्ड होगा। ठीक है। कौन से एम्प्लॉयज़ कवर्ड हैं स्कीम के अंदर और कितने % प्रोविडेंट फंड का हिस्सा क्या है? पेंशन फंड में जाएगा। और जो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस कितनी होनी चाहिए जो मैंने बताया कि 10 साल की है। ठीक है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस जो है फॉर बीइंग एलिजिबल फॉर पेंशन एंड द मैनर इन विच द एम्प्लॉयज में बी ग्रांटेड द बेनिफिट्स ऑफ देयर पास्ट सर्विस। कितना काम कर चुका है उसके हिसाब से जो उसको बेनिफिट मिलने हैं। और कहते हैं कि रेगुलेशन ऑफ द मैनर इन विच एंड द पीरियड ऑफ सर्विस फॉर विच नो कॉन्ट्रीब्यूशन इज रिसीव्ड। ठीक है। भाई आप कहते हैं कि जिस समय के लिए कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं मिला, ठीक है, उसका क्या करना है वो सारा इसमें बता रखा है, कैसे रेगुलेट किया जाएगा। तो कहते हैं किस प्रकार से जो एम्प्लॉय का इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा अगेंस्ट डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर। मान लीजिए एम्प्लॉयर डिफॉल्ट कर जाता है, ठीक है, प्रोविडेंट फंड में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता, तो किस प्रकार से कहते हैं कि जो एम्प्लॉय का इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा वो स्कीम में बता रखा है। ठीक है। अब पूरा हमारे सिलेबस में डिटेल में है नहीं। मैनर इन विच द अकाउंट्स ऑफ द पेंशन फंड शैल बी केप्ट एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ मनीज बिलोंगिंग टू पेंशन फंड टू बी मेड सब्जेक्ट टू सच पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एज मे बी डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। किस प्रकार से पेंशन फंड का पैसा आगे इन्वेस्ट किया जाएगा, किस पैटर्न में किया जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। द फॉर्म इन विच एम्प्लॉय शैल फर्निश पर्टिकुलर्स अबाउट हिमसेल्फ and the members of his family whenever required. The forms and register and records to be maintained in respect of employees required for administration of the pension scheme. The scale of pension and pensionee funds benefits and the conditions relating to the grant of such benefits to the employee. The manner in which the exempted establishments have to pay contribution toward the pension scheme and submission of returns. ठीक है. The mode of disbursement of pension and arrangements to be entered into which such disbursing agencies as may be specified for the purpose. The manner in which the expenses for administering the pension scheme will be met from the income of the pension fund. Any other matter which is to be provided for in pension scheme or which may be necessary for the purpose of implementation of the pension scheme. तो कुछ नहीं कहा यहाँ पे केवल इतनी सी बात की है कि देखिए एक तो क्या है कि इस स्कीम को चलाने के लिए एक पेंशन फंड की स्थापना की जाएगी। ठीक है। उसके अलावा क्या है कि जो पेंशन फंड है उसको देखेगा कौन? सेंट्रल बोर्ड देखेगा। और पेंशन स्कीम जो बनेगी उसमें क्या क्या बातें लिखी जा सकती हैं वो बेसिक बातें बताइए कि ये बातें इसमें कवर्ड होती हैं। ठीक है। कि जो है पेंशन स्कीम है, ठीक है, वो किस किस एम्प्लॉयज़ को लागू होगी, कौन कौन से तरह के एम्प्लॉयज़ को लागू होगी। ठीक है। और जो पेंशन स्कीम है उसमें जो एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है प्रोविडेंट फंड में उसका कितना पोर्शन क्या है कि स्कीम में जाएगा, इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। और जो एम्प्लॉई है वो डिटेल किस प्रकार से देगा अपनी और अपने परिवार के मेम्बर्स की जब मांगी जाएगी। ठीक है। और किस प्रकार से क्या है कि स्कीम के रिकॉर्ड मेंटेन किए जाएंगे और किस प्रकार से क्या है कि इस स्कीम के तहत जो बेनिफिट्स है वो दिए जाएंगे, किस प्रकार से इस पेंशन फंड में जो पैसा होगा उसको इन्वेस्ट किया जाएगा, ये सारी बातें क्या स्कीम में लिखी गई हैं। ठीक है। केवल ये बताया और कुछ भी नहीं बताया, कुछ स्पेसिफिक नहीं बताया, कि बेसिक जनरल डिटेल दी है कि हाँ स्कीम में ये कवर होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है जो लास्ट स्कीम है
हमने जो अभी तक डिस्कस की, हमने डिस्कस की अभी तक एक प्रोविडेंट फंड स्कीम, ठीक है, हमने डिस्कस की प्रोविडेंट फंड स्कीम जिसमें हमने बात की 10 या 12% का जो कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट डिस्कस की हमने पेंशन फंड स्कीम, जिसमें हमने कहा जी जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसी का 8.33% किस में चला जाता है, पेंशन फंड में, ठीक है, पेंशन फंड में जो कम मिलता है रिटायरमेंट के टाइम पे, या सुपरएनुएशन रिटायरमेंट है, ठीक है, या जो विडो पेंशन या विडोर पेंशन या चिल्ड्रन पेंशन या ऑर्फन पेंशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इंश्योरेंस स्कीम है। कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट मेड द एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। अब आपसे कमेंट मांगा जाएगा ऐसे ही कि एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976 कमेंट 4 मार्क्स, ठीक है, विच केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 September 1976। इट अप्लाइज टू ऑल फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट टू विच द एक्ट अप्लाइज एक्सेप्ट टी फैक्ट्रीज इंस्टेड ऑफ असम, ठीक है। तो ये भी क्या है कि जो असम में चाय की फैक्ट्रीज है वहाँ पे लागू नहीं होता है कि नहीं, हर एक एस्टेब्लिशमेंट जिस पे एक्ट लागू है वहाँ लागू होता है। और जो वेज सीलिंग है यहाँ पे भी कितनी है, 15,000 है, ठीक है, वेज सीलिंग यहाँ पे भी कितनी कर दी गई है, तो लोग जो एम्प्लॉयज स्कीम में कवर्ड होंगे, ठीक है, वही कवर्ड होंगे जिनकी सैलरी 15,000 तक है। और इंश्योरेंस का जो बेनिफिट है वो 2.5 लाख से लेके 6 लाख तक का होगा, 2.5 लाख से लेके 6 लाख तक का। अब इसमें भी क्या है, कंट्रीब्यूशन की बात, जैसे प्रोविडेंट फंड में 10-12 था, पेंशन फंड में जो प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन था एम्प्लॉयर का उसका 8.33% था। आप कहते हैं कि जो इंश्योरेंस फंड है उसमें किसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा, एम्प्लॉय का नील है यहाँ भी, ठीक है। और जो एम्प्लॉयर है वो कंट्रीब्यूशन कितना करेगा, नॉट बीइंग मोर देन, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, 1% है बेसिक वेजेस DA प्लस रिटेनिंग अलाउंस का, ठीक है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज हैं वो कितने होंगे, जो कंट्रीब्यूशन है उसका ज़्यादा से ज़्यादा 1/4। एम्प्लॉयर शैल पे इनटू द इंश्योरेंस फंड सच फर्दर अमाउंट ऑफ मनी not exceeding 1/4 of the contribution which he is required to make as the central government may from time to time determine to meet all the expenses in connection with the administration of the scheme other than expenses towards the cost of any benefit provided by or under that scheme। यानी जो एडमिन की एक्सपेंसेस हैं उसकी लिमिट बता रखी है। और कहते हैं कि जहाँ पे मंथली पे एक एम्प्लॉय की कितनी है, 15,000 तक है, ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, मंथली पे के हिसाब से तय हो जाएगा, ठीक है। और DA रिटेनिंग अलाउंस एंड कैश वैल्यू ऑफ फूड कंसेशन केवल कंसिडर किया जाएगा उसकी बेसिक उसकी जो पे है, ठीक है। तो यानी कि 15,000 से इसकी ज़्यादा सैलरी है तो क्या है उसका इस प्रकार से कंट्रीब्यूशन देखा जाएगा जैसे उसका कितनी सैलरी 15,000 है। नेक्स्ट जो सारा पार्ट है वो क्या है, एक प्रोसीजरल पार्ट है, ठीक है। अब स्कीम्स के बारे में बात होगी सारी की सारी। स्कीम क्या है, प्रोविडेंट फंड स्कीम है, पेंशन स्कीम है, इंश्योरेंस स्कीम है, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। अब है कि जो एम्प्लॉयर से पैसे लेने हैं, ठीक है, एम्प्लॉयर से पैसे लेने हैं उसका डिटर्मिनेशन कैसे होता है, सेक्शन 7A कहते हैं जहाँ पे मान लीजिए कोई झगड़ा राइज हो जाता है, ठीक है, झगड़ा राइज हो जाता है कि हाँ भाई एम्प्लॉयर कहता है कि मेरा इतना बनता नहीं है, एम्प्लॉय कहता है इसका इतना बनता है, तो कहते हैं कि जहाँ पे झगड़ा राइज होता है कि ये एक्ट लागू हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट में, तो अथॉरिटी कंसर्न्ड है may conduct such inquiry as it may deem necessary, decide such dispute and determine the amount due from the employer under the provisions of this act, the scheme और पेंशन स्कीम और इंश्योरेंस स्कीम एज द केस में भी, ठीक है। तो कहाँ जहाँ पे झगड़ा राइज होता है कि हाँ भी ये एक्ट लागू भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो रेलिवेंट अथॉरिटी है यहाँ पे तो इंक्वायरी कंडक्ट करेगी और देखेगी कि वाकई ही जो एक्ट की जो 3 प्रकार की स्कीम है कौन कौन सी स्कीम क्या है लागू हो रही हैं, ठीक है, और कितना कंट्रीब्यूशन लेना बनता है एम्प्लॉयर से तो वो लिया जाएगा। बट कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले पार्टी को क्या है कि अपनी बात रखने की मौका दिया जाएगा, ठीक है, जो अपनी बात रखने का जो रिप्रेजेंटेशन का अपॉर्चुनिटी है वो दिया जाएगा। कहते हैं कि फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग इंक्वायरी, अब जो अथॉरिटी है रेलिवेंट अथॉरिटी है, अब इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए उसके पास वो सारी पावर्स होंगी जो एक सिविल प्रोसीजर कोड के तहत एक सिविल कोर्ट के पास होती है, जैसे पार्टी को बुलाना, अटेंडेंस एनफोर्स करना, ठीक है, एग्जामिन करना, वे आइए अपीयर होइए, कसम खाइए, ठीक है, और रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, और जो कहना है कि हाँ भी डॉक्यूमेंट पेश करो, ठीक है, रिक्वायर करना है कि हाँ भी ये डॉक्यूमेंट पेश करो, ठीक है, और जो एविडेंस रिसीव करना ऑन एफिडेविट्स, भी हल्फिया बयान दीजिए यहाँ पे और एविडेंस लेके आइए, और ऑर्डर जारी करना इशूइंग कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। यानी ये बातें बार बार आती हैं, ठीक है, कि यानी कि सिविल कोर्ट वाली पावर्स जो है वो क्या है अथॉरिटी के पास होंगी जब उसने ये डिटरमाइन करना है कि एक्ट की प्रोविज़न जो है जो लागू हो रही है कि नहीं हो रही। कहते हैं कि वेयर द एम्प्लॉयर एम्प्लॉई और एनी अदर पर्सन रिक्वायर्ड टू अटेंड द इंक्वायरी, ये बेसिक सी बातें आगे, ठीक है,
जहाँ पे एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई या अदर पर्सन इसे इंक्वायरी में अटेंडेंस देनी है, अटेंड करना है, तो अगर वो नहीं आता या अपीयर ही नहीं होता अथॉरिटी के सामने, तो अथॉरिटी क्या करेगी? एक्स पार्टी डिसीजन दे देगी, एक तरफा डिसीजन दे देगी, ठीक है। एंड पास ऑर्डर बेस्ड ऑन द अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स पुट फोर्थ बिफोर हिम, तो अथॉरिटी के सामने जो जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर डिसीजन दे देगी, है कि नहीं। और जो एम्प्लॉयर है, जब ये डिसीजन और उसको कम्युनिकेट किया गया, वो अप्लाई कर सकता है कि हाँ अथॉरिटी को कि देखिए मैं इस कारण से क्या है, ये सफिशिएंट रीज़न है मेरे पास, कि जेन्युइन रीज़न जो है वो बताएगा एम्प्लॉयर, इन कारणों से क्या है कि मैं पेश नहीं हो पाया, हाजिर नहीं हो पाया, तो कृपया करके जो आपका एक्स पार्टी डिसीजन दिया गया है उसको सेटिसाइड कीजिए और कोई और डेट फिक्स करिए, ठीक है, इंक्वायरी के लिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। तो सेक्शन 7A कहाँ लागू हो रहा है कि जहाँ पे इस बात का झगड़ा राइज हो जाता है कि ये एक्ट लागू भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है, तो वहाँ पे जो रेलिवेंट अथॉरिटी है एज पर दिस एक्ट, वो क्या है कि पार्टीज को नोटिस भेजती है, ठीक है, पार्टीज को खिलाफ वहाँ इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है। इंक्वायरी कंडक्ट करते समय अथॉरिटी के पास वो सभी पावर्स होती हैं जो एक सिविल कोर्ट के पास होती हैं अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड। अब कहते हैं कि पार्टीज को नोटिस भेजा गया, पार्टीज को क्या है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया गया। अब मान लीजिए जब हियरिंग का जो टाइम आया, तो अगर कोई पार्टी वहाँ नहीं आती, तो क्या है कि जो डिसीजन है वो एक्स पार्टे दिया जा सकता है, एक्स पार्टे यानी एक तरफा डिसीजन दिया जा सकता है, ठीक है, उस पार्टी की फेवर में जो पार्टी क्या है कि वहाँ अपीयर हुई है, ठीक है, प्रोसीडिंग के दौरान। जो नहीं हुई तो उसके अगेंस्ट क्या है डिसीजन हो जाएगा एक्स पार्टे डिसीजन। अब एम्प्लॉयर मान लीजिए जाता है अपने जो अथॉरिटी के पास, कहता है कि हाँ जी ये कारण था, सफिशिएंट कारण थे, जिस कारणों से मैं पेश नहीं हो पाया। अगर लगता है ठीक है अथॉरिटी को कि हाँ भी जेन्युइन रीज़न बता रहा है, तो क्या है कि वो नई हियरिंग की कोई डेट डिसाइड कर सकती है और एक्स पार्टी जो डिसीजन दिया था उसको वो रिवोक कर देगी, ठीक है, सिंपल हो गया। चलिए नेक्स्ट है कि कहते हैं कि जो डिसीजन दिया गया अथॉरिटी द्वारा, ठीक है, कोई ऑफिसर है वो कोई डिसीजन देता है इस एक्ट के तहत, तो उसको क्या रिव्यू भी किया जा सकता है? आंसर है यस, ठीक है, आंसर है यस। कि क्या है कि कहते हैं कि कोई भी पर्सन जो अग्रीव्ड है, जो ऑर्डर आया था अंडर सेक्शन 7A, यानी ये जो ऑर्डर आया था अथॉरिटी का अंडर 7A, उसके डिसीजन से, इस ऑर्डर से क्या है अग्रीव्ड है, दुखी है, पीड़ित है, ठीक है, तो अप्लाई कर सकता है कि हाँ जी अपना जो ऑर्डर है उसको रिव्यू कीजिए टू द ऑफिसर हु पास द ऑर्डर। तो जिस अथॉरिटी ने, जिस ऑफिसर ने ये ऑर्डर पास किया, उसी को ही एप्लीकेशन लगाई जा रही है कि अपना ऑर्डर रिव्यू कीजिए, अपना ऑर्डर रिव्यू कीजिए, क्योंकि उसने ये पाया है कि न्यू एंड इम्पॉर्टेंट मैटर ऑफ एविडेंस विच आफ्टर द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस वॉज नॉट विद इन हिज नॉलेज, ठीक है। तो पहले क्या था कि ये जो मैटर, एक पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट है मेरी नॉलेज में नहीं था जिस समय ये मुद्दा आपके पास था, बट अब ये नया एक डॉक्यूमेंट निकल के आया है, ठीक है, ये नया मैटर मेरी नॉलेज में आया है, जिसे क्या है कि आप सुनेंगे तो आपका जो डिसीजन है वो चेंज हो सकता है। और could not be produced by him at the time when the order was made or on account of some mistake or error apparent on the face of the record or for any other sufficient reason, ठीक है। तो कहता है कि देखिए जो पार्टी जो सेक्शन 7A के तहत एक ऑफिसर या अथॉरिटी ने जो डिसीजन दिया रिगार्डिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, ठीक है, तो उससे क्या है कि डिससेटिस्फाइड है, असंतुष्ट है, तो वो उसी अथॉरिटी के पास क्या है कि रिव्यू के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है और कह सकता है कि जो आपने डिसीजन दिया है वो क्या है कि वहाँ पे एरर है जो अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड है, कुछ क्लरिकल एरर है, ठीक है, मिस्टेक है, या कोई और सफिशिएंट रीज़न है, या फिर पहले मेरे पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, ठीक है, ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं था, अब जो मैं डॉक्यूमेंट लेके आया हूँ जिससे आपका डिसीजन बदल सकता है, ठीक है। सच ऑफिसर में ऑल्सो ऑन हिज मोशन रिव्यू हिज ऑर्डर। एक तो है कि जो डिससेटिस्फाइड पार्टी है, ठीक है, डिसेंटिंग पार्टी है, वो एप्लीकेशन लगा सकती है। और मान लीजिए अगर कोई उसको खुद को लगता है, जो ऑफिसर ने जिसने डिसीजन दिया था उसको लगता है कि हाँ भी उससे कोई गलती हुई है, ठीक है, कोई ऐसा कारण है कि जिस कारण से उसको अपने ही ऑर्डर को रिव्यू करना चाहिए, तो जो अथॉरिटी है या ऑफिसर अपने ही ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है, ठीक है। When it appears to the officer receiving an application for review that there is no sufficient ground for a review, ठीक है, he shall reject the application। जो ऑफिसर को लगता है कि कोई ऐसा कोई ग्राउंड ही नहीं है इसके आधार पे क्या इस एप्लीकेशन को रिव्यू किया जाए, ठीक है, तो एप्लीकेशन को क्या करेगा, वो रिजेक्ट कर देगा। और वेयर द ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन दैट एप्लीकेशन फॉर रिव्यू शुड बी ग्रांटेड, तो ठीक है, उसको लगता है कि जहाँ पे एप्लीकेशन को ग्रांट करना चाहिए वो ग्रांट कर देगा, जहाँ लगता है ग्रांट नहीं करना चाहिए रिजेक्ट कर देगा, ठीक है ना। कहते हैं कि इन बालू फायर क्ले माइंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इट वॉज हेल्ड दैट द रिव्यू इज ए स्टैट्यूटरी रेमेडी, रिव्यू पटिशनर शुड ऑल्सो बी डिस्पोज ऑफ बाय स्पीकिंग ऑर्डर। स्पीकिंग ऑर्डर क्या होता है, रीजंस, ठीक है,
अगर मैं एप्लीकेशन लगा रहा हूँ कि हाँ भी आप अपने ऑर्डर को रिव्यू कीजिए, ठीक है, तो जो भी ऑर्डर आएगा अथॉरिटी का वो एक स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए, यानी कि रीजंस के साथ बताना चाहिए कि आपकी एप्लीकेशन क्यों एक्सेप्ट की है हमने, क्यों रिजेक्ट की है, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही है, बाकी का जो पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा कि एक्ट किसके रिगार्डिंग है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 के तहत 3 स्कीम से आपको पता ही है, ठीक है, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड एंड लास्ट जो है वो इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है। प्रोविडेंट फंड में क्या है कि जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का भी है, एम्प्लॉय का भी है 10 या 12, ठीक है, और दोनों का जो है वो सेम कंट्रीब्यूशन है 10-10 या 12-12, और एम्प्लॉय चाहे तो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन कर सकता है, बट उससे एम्प्लॉयर बाउंड नहीं होगा, ठीक है। और जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसमें से 8.33% कहाँ चला जाता है, पेंशन फंड में चला जाता है, ठीक है, जिसका जो मिलती है कब, और रिटायरमेंट के टाइम पे, या सुपरएनुएशन पेंशन है, या विडोर पेंशन है, या चिल्ड्रन या ऑर्फन पेंशन है, ठीक है। लास्ट था इंश्योरेंस स्कीम था, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर का 1%, ठीक है, 1% ऑफ बेसिक वेजेस प्लस DA प्लस रिटेनिंग अलाउंस, ठीक है। नेक्स्ट हमने किया सेक्शन 7A 7B, ठीक है, तक सेक्शन किया हमने। एक था कि डिटर्मिनेशन है कि हाँ भी एप्लीकेबिलिटी हो भी रही है कि नहीं हो रही एक्ट की, तो अमाउंट डिटरमाइन की जाती है कि इससे कितना पैसा लेना है, ठीक है। 7B किसका था, रिव्यू का, जहाँ अथॉरिटी ने 7A के तहत डिसीजन दिया, उसको क्या है कि उसी के पास रिव्यू की एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। तो चलिए इस पार्ट में इतना है, कि बाकी करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है ना। थैंक यू।